जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बातें इतिहास विषय को लेकर हो रही थी और इसी क्रम में हमने काफ़ी टॉपिक खत्म कर लिए। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता को देख लिया है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने देख लिया था कि किस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ, किस तरीके से वैदिक सभ्यता वगैरह हमने देख लिया था। हमने उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मगध का उत्कर्ष और उसके बाद मौर्य मरणोत्तर को देख लिया था। उसके बाद हमने गुप्त काल को देख लिया था। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले कड़ी की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो आइए देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक मैप है गुप्तोत्तर काल का, देख लेते हैं। ये देखिए, वल्लभी के मैत्रेयी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखिए लेट गुप्ता या परवर्ती गुप्त जिसको बोलते हैं। उसके बाद इधर साउथ में चालुक्य एवं पल्लव, पुष्यभूत के वर्धन वंश, मौखरी, ये कन्नौज है। आप देखेंगे कन्नौज को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ये भी आगे चल के भी देखेंगे आज ही। तो ये मैप है, मैप को समझते हुए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों का अध्ययन करते हैं। गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं क्या क्या है। गुप्तों के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखिए, गुप्तों के पतन के बाद जो भारत की राजनीति थी उनके इतिहास में एक ऐसे प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ, मतलब जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तक हावी रही। और यह प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण की और क्षेत्रीयता की भावना की, क्षेत्रीयता की भावना विकेंद्रीकरण की। अब देखेंगे जैसे सामंतवाद का उदय हुआ और सामंतवाद के उदय ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया एवं इसी सामंतवाद के कारण क्षेत्रीयता की भावना हुई और जो विभिन्न क्षेत्रीय शासक थे अपने क्षेत्रीयता की भावना में आकर अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। और इसी क्रम में कई क्षेत्रीय राजाओं का उद्भव हमें देखने को मिलेगा गुप्तोत्तर काल में। तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं सामंतवाद या जो भूमि दान की परंपरा रही है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद निम्नलिखित क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख है वल्लभी के मैत्रक। वल्लभी के मैत्रक, और वल्लभी कहाँ पे है? वल्लभी गुजरात में है। तो गुजरात में वल्लभी के मैत्रक वंश ने गुप्तोत्तर काल में राजवंशों के सबसे लंबे समय के लिए शासन किया। मतलब जो भी क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ उसमें सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? वल्लभी के मैत्रक। और इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि काफ़ी पश्चिम में थे। इधर उत्तर भारत में कन्नौज के आसपास हमने देखा, वहाँ पे नहीं थे ये, तो बहुत पश्चिम में थे। तो बहुत ज़्यादा पश्चिम में संघर्ष की संभावना उत्तर भारत की तुलना में या कन्नौज के आसपास, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम देखने को मिलता है। इस वजह से लंबे समय तक शासन किया। भट्टारक व धर्मसेन इनके प्रमुख शासक थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार दे देता है किस राजवंश से संबंधित है। अगला है कन्नौज के मौखरी। कन्नौज के मौखरी वंश, ये देख लेते हैं। तो मौखरी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये इंपॉर्टेंट है, व्याकरण ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मिलता है। ठीक है, असीतगढ़ मुद्रा लेख, कुछ और भी देखते हैं। असीतगढ़ मुद्रा लेख, जौनपुर मस्जिद लेख एवं बड़वायुप अभिलेख। बड़वायुप अभिलेख कहाँ पे है? कोटा में है। से भी मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। तो मौखरी वंश की जानकारी का स्रोत क्या है? असीतगढ़ मुद्रा लेख, जौनपुर का मस्जिद लेख एवं बड़वायुप अभिलेख। बड़वायुप कोटा में है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वंश से संबंधित है? असीतगढ़, जौनपुर या बड़वायुप लेख किस वंश से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वंश की स्थापना किसने की थी? हरिवर्मा ने की थी। हरिवर्मा फाउंडर थे, कन्नौज के मौखरी वंश के संस्थापक थे। हरिवर्मा के बाद कुछ और शासक हुए, जैसे आदित्य वर्मा। तो इनका टाइटल वर्मा था, आप देखेंगे वर्मा। ईश्वर वर्मा एवं ईशान वर्मा शासक हुए। तो यह है। एक है हरहा अभिलेख। हरहा अभिलेख
कहाँ से मिला है? बाराबांकी यूपी से मिला है। लगभग 550 ईस्वी के आसपास का है, 553-54। इस अभिलेख से भी मौखरी वंश की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हरहा अभिलेख कन्नौज के मौखरी वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। मालवा और मगध के परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त वंश, इनको परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त वंश कहा जाता है। मालवा और मगध क्षेत्र में इनका शासन था। इनकी जानकारी के स्रोत क्या है देख लेते हैं। अपसड़गढ़ का लेख, अपसड़ का लेख किसका लेख है? आदित्य सेन का लेख है। और कहाँ से मिला है? बिहार में गया है, गया के अपसड़ नामक स्थान से मिला है। तो परवर्ती गुप्तों की जो जानकारी का पहला स्रोत है अपसड़ का लेख है। दूसरा है देवबरनाक का लेख, देवबरनाक का लेख, ये भी एक स्रोत है। ये भी बिहार में पाया गया है, आरा जिले में। यह लेख जीवित गुप्त द्वितीय का है। ठीक है, जीवित गुप्त द्वितीय का है। इससे भी परवर्ती गुप्तों की जानकारी मिलती है। और वही पॉइंट है जो मैंने बताया था कि इस वंश का जो शासन केंद्र था मगध व मालवा था, मगध व मालवा में इनका शासन था। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देख लेते हैं आगे क्या क्या पॉइंट है। इसके बाद है बंगाल का गौड़। थोड़ा पूरब में चलते हैं बंगाल की तरफ, वहां देख लेते हैं। बंगाल का गौड़, इनका जो प्रमुख शासक था शशांक था, प्रमुख गौड़ शासक था। इसकी जो हर्षवर्धन से इसकी शत्रुता थी, इसकी जो राइवलरी देखने को मिलती है हर्षवर्धन से थी। शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, शैव, और कट्टर अनुयायी था, इसलिए बौद्ध धर्म का विरोधी था। आप देखेंगे इसने जो गया में बोधि वृक्ष था, गया में बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। इस बात से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का कितना बड़ा विरोधी रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है शशांक के बारे में। आगे देख लेते हैं। थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश, थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे पुष्यभूति या इन्हीं को वर्धन वंश कहा जाता है। हर्षवर्धन वगैरह के बारे में है इसमें। इन्होंने गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राजवंश की स्थापना की। गुप्तों के बाद सबसे विशाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश ने की थी। तो इसको ध्यान रखना है। और कहाँ पे इनका था? दिल्ली के निकट थानेश्वर, ये वर्तमान में हरियाणा में है। में शिव उपासक, भगवान शिव का उपासक था ये पुष्यभूति। पुष्यभूत ने इस वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। तो पुष्यभूत ने की थी, तो इन्हीं के नाम पे पुष्यभूति, या इनका टाइटल अभी आगे आएगा वर्धन, इन्हीं के वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो पुष्यभूत नाम के अनुसार इन्होंने स्थापना की। आइए आगे देख लेते हैं कि इस वंश के बारे में और क्या क्या जानकारी है। अगला हर्षवर्धन के बारे में। इस वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। कई बार तो क्वेश्चन इसी पर पूछ लिया है कि हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, तो इसको भी ध्यान रखना। पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक थे। इनका टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। हर्ष के पूर्व, इनके पहले यानी हर्षवर्धन की पूर्व राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। लेकिन जब हर्ष राजा बना तो थानेश्वर से राजधानी को कन्नौज ले आया, यानी राजधानी कन्नौज को बनाई। यानी इनके काल में कन्नौज की जो राजनीतिक महत्ता थी वो बढ़ गई थी। अगला पॉइंट है हर्ष के शासन काल में का महत्व। चीनी यात्री ह्वेनसांग के, इनके शासन काल में ह्वेनसांग भी आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। कब से कब तक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी, मतलब लगभग 15-16 साल यहाँ पे रहा, भारत में रहा। और उसने क्या कि नालंदा, बिहार के नालंदा में कि जो बौद्ध विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए आया था।
अध्ययन करना चाहता था और भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। भारत से बौद्ध धर्म की जो सामग्री है, जो पुस्तकें हैं, जो जानकारी है, वो समेटकर अपने देश यानी चीन ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। तो ये भी ध्यान रखना है। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा विवरण सियूकी में लिखा है, सियूकी में लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को ही तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ह्वेनसांग के बारे में, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ जानकारी के स्रोत हैं। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत हैं, जिसमें मधुबन ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है? ये मऊ जिला में है और मऊ जिला यूपी में है। 631 ईस्वी का है। तो दूसरा है बेसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, बेसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख 628 ईस्वी का है। कहाँ पे? शाहजहांपुर, ये भी यूपी का एक जिला है। भिटौरा मुद्रा भांड, भिटौरा मुद्रा भांड ये भी यूपी में मिला है, फैजाबाद यूपी में। कन्नौज का जो शासन केंद्र था कन्नौज के आसपास ही था। हर्षवर्धन का जो शासन केंद्र था कन्नौज के आसपास था, तो इसलिए उसके अभिलेख भी इसी के आसपास मिले हैं। तो हर्ष के बारे में कुछ इसकी साहित्यिक उपलब्धियों को देख लेते हैं। क्या क्या है? यह खुद ही उच्च कोटि का कवि था, विद्वानों को तो संरक्षण देता ही था, लेकिन स्वयं भी एक उच्च कोटि का कवि था। इसको भी ध्यान रखना है। इसने संस्कृत में, संस्कृत भाषा में कुछ किताबें लिखी, 3 नाटकों को लिखा। 3 नाटक कौन कौन से हैं? इस पर भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। पहला है नागानंद, नागानंद लिखा। दूसरा है रत्नावली, रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा में। तीसरा है प्रियदर्शिका, ये भी लिखा। ठीक है, ये सब लिखा। इसीलिए हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। मतलब सम्राटों में इसको साहित्यकार सम्राट कहा जाता है, इसकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण। आइए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट है। कुछ और इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। कादंबरी व हर्षचरित्र, कादंबरी व हर्षचरित्र इन दोनों के लेखक बाणभट्ट, इन दोनों के लेखक बाणभट्ट हैं। सुभाषितावली, सुभाषितावली एवं मयूर शतक, एवं मयूर शतक, मयूर शतक के लेखक मयूर भट्ट। एवं ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने आश्रय दिया था। अब इसी से पता चल रहा है कि विद्वानों के बीच रहा करता था, विद्वानों के बीच रहा करता था। तो विद्वानों के बीच रहा करता था, हम स्वयं भी कवि था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हर्षकालीन महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम कुछ पदाधिकारी के बारे में भी देख लेते हैं। पदाधिकारी, पदाधिकारी जैसे अवंती, एक अधिकारी था अवंती। अवंती, इसका काम क्या था? यह युद्ध व शांति का अधिकारी था। अवंती युद्ध व शांति का अधिकारी या विदेश मंत्री के इक्विवेलेंट था, विदेश मंत्री के समकक्ष था या विदेश मंत्री था। दूसरा सिंहनाद, सिंहनाद सेनापति था, सिंहनाद सेनापति था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान, कुंतल, कुंतल अश्व सेना, ये पूछ सकता है। स्कंदगुप्त एक पदाधिकारी था, स्कंदगुप्त। हस्त सेना का प्रधान, हस्त सेना का प्रधान। भंडी, भंडी को प्रधान सचिव या प्रधानमंत्री कहा जाता था, भंडी। तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे और इनके कार्य भी दिया है। तो इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। कन्नौज के बारे में देख लेते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि कन्नौज ही क्यों? मतलब कन्नौज की ऐसी क्या खास बात थी कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था?
तो सबसे पहले कन्नौज का एक सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व मतलब अगर आपको उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करनी है तो कन्नौज का आपके नियंत्रण में होना बहुत ही आवश्यक था। कन्नौज पर नियंत्रण के बिना यह संभव नहीं था कि उत्तर भारत के समस्त क्षेत्रों में आप अपने राजवंश की स्थापना कर पाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि कन्नौज गंगा घाटी के क्षेत्र में के आसपास पड़ता था। तो गंगा घाटी के क्षेत्र में पड़ने के कारण बहुत ही उपजाऊ भूमि था। तो उपजाऊ भूमि के कारण आपको क्या मिलेगा? आपको कृषि में सरप्लस मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था वगैरह। और तीसरे, उत्तर भारत के और वहां से फिर पूर्वी भारत में जाने के लिए एक व्यापारिक मार्ग, ठीक है, उस व्यापारिक मार्गों के बीच में पड़ता था। तो वहां से आप कहीं भी व्यापार इजिली कर सकते थे। और नदियां थी, कई नदियां, गंगा वगैरह उनकी सहायक नदियों जो कि संचार का काम करती थी। तो इन सब कारणों के कारण कन्नौज का राजनीतिक एवं सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। तो आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। तो अभी मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किया कि आकर्षण का केंद्र क्यों बन गया था। उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए, उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 3 बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर, जिनमें थे कौन कौन? पाल थे, पहला पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, जिनको ऐसे बोलचाल में हम लोग पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट भी बोलते हैं, एवं राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब इनका संघर्ष हो रहा था तीनों के मध्य, तो आप देखेंगे शक्तिहीन आयुध शासकों का नियंत्रण था कन्नौज पर। शक्तिहीन थे तभी तो कन्नौज को लेकर युद्ध हो रहा था। आइए इसके अलावा देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ कहां से हुआ? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया। ये जो गुर्जर प्रतिहार के नरेश थे वत्सराज, इन्होंने किया, वत्सराज ने किया। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक एवं 6 चरणों में चला। लगभग 200 वर्षों तक, कुछ किताबों में मिलता है कि 150 वर्षों तक, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 6 चरणों में चला, 6 चरणों में युद्ध चला। इतना लंबा चलेगा तो कई चरणों में होगा भी। प्रथम चरण में कौन थे? वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल का सामना हुआ। प्रथम चरण में वत्सराज थे, ध्रुव और धर्मपाल का सामना हुआ। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि प्रथम चरण में कौन कौन आमने सामने था या किसका सामना हुआ, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रकूटों के बारे में है कि पहली दक्षिण भारतीय शक्ति थी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लिया, इंटरेस्ट लिया। उत्तर भारत की राजनीति में न केवल इंटरेस्ट लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से मतलब कि युद्धों वगैरह में भाग लिया, सक्रियता दिखाई। कुछ और पॉइंट है। वाड़ी डिंडोरी, राघनपुर या राधनपुर व अमोघ वर्ष प्रथम के सज्जन ताम्रपत्र से त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ और भी चीजें हैं जो जिससे हमें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे वाड़ी डिंडोरी और राघनपुर के जो अभिलेख हैं। और इसके अलावा ये अमोघ वर्ष प्रथम के सज्जन ताम्रपत्र। एक क्वेश्चन ये भी है कि सज्जन ताम्रपत्र किसका है? अमोघ वर्ष प्रथम है, प्रथम के हैं। अगला पॉइंट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत कहां से हुआ, यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए उसमें जो अंतिम रूप से विजय किसकी हुई? अंतिम रूप से विजय हुई गुर्जर प्रतिहारों की। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्षों में अंतिम रूप से विजय किसकी हुई? तो अंतिम रूप से विजय हुई गुर्जर प्रतिहारों की, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इस समय प्रतिहार वंश के शासन की बागडोर अत्यंत पराक्रमी शासक मिहिर भोज के हाथों में थी। तो जब अंतिम रूप से विजय हुआ तो शासक कौन था? मिहिर भोज प्रथम था, मिहिर भोज प्रथम। ये ध्यान रखना है। तो आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब हमने गुप्तोत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब कुछ और भी व्यवस्थाएं, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक दशा क्या थी, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण जो आर्थिक परिवर्तन
एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जिसने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित किया, वो था भूमिदान। आप देखेंगे भूमिदान जो परंपरा थी, जो भूमिदान ब्राह्मणों को और विद्वानों को अलग अलग वर्गों को भूमिदान दिया जाता था, तो इस भूमिदान से सामंती व्यवस्था उत्पन्न हुई या सामंती परंपरा उत्पन्न हुई या सामंतवाद का जन्म हुआ, जिन्होंने एक प्रकार का राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके कारण आप देखेंगे ये सामंतवाद ये पतन की भूमिका में भी जिम्मेदार था गुप्तों के। तो इस युग की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है। इसी युग में राजपूतों का अभ्युदय भी हुआ। हम मध्यकाल जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूतों की उत्पत्ति, इनका अभ्युदय कैसे हुआ, तो ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, यद्यपि सामंतवादी व्यवस्था मूलतः कुषाण व सातवाहन काल में विकसित हुई। शुरुआत कुषाण सातवाहन काल में हुई, लेकिन अपने पीक पर पहुंचती है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में, उसके बाद भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सामंतवादी व्यवस्था का उदय अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को उनकी सेवाओं के बदले भूक्षेत्र प्रदान करने से हुआ। सेवाओं के बदले नगदी ना देकर भूमि को दान दिया जाता था, और भूमि दान के कारण आप देखेंगे सामंतवाद का उदय हुआ। जो राजाओं के अधीनस्थ थे तो अपने क्षेत्रों में धीरे धीरे करके वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, और जब कहीं केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती थी तो स्वतंत्र जो क्षेत्रीय राजवंश थे, क्षेत्रीय राजा थे, यह स्वतंत्र अधिकार का दावा कर देते थे, अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता जब कमजोर पड़ती थी तो ये अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। तो इस प्रकार से उनके पतन में भी एक जिम्मेदार कारण था सामंतवादी। इससे अर्थव्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलता है। लगभग बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। आइए देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं। सामंतवाद के कारण बंद व स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। बंद अर्थव्यवस्था मतलब लगभग आत्मनिर्भरता हो जाती थी उस क्षेत्र में। तो आत्मनिर्भरता हो गई तो बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेना देना नहीं होता था। स्थानीय अर्थव्यवस्था सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाती थी, आत्मनिर्भर थे। तो जब आत्मनिर्भरता हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो व्यापार वाणिज्य में गिरावट आएगी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई तो सामंतवाद का जो एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई, तो ये भी देखने को मिलेगा। जजमानी प्रथा वगैरह फली फूली उस टाइम। कुछ बंदरगाहों का जिक्र है जिनमें पूर्वी तट की बंदरगाह कौन कौन से थे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम, पुरी, कलिंग व सिकाकोस। ये सब क्या थे, पूर्वी तट के बंदरगाह थे। आइए पश्चिमी तट की बंदरगाह को भी देख लेते हैं। देवल, थाना, खंभात, भड़ौच तथा सोमनाथ, ये सब पश्चिमी तट की बंदरगाह थे, जिसको भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में तांत्रिक धर्म का उदय हुआ। तांत्रिक धर्म ये धार्मिक विशेषताएं हैं, ये भी देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में तांत्रिक धर्म का यानी धर्मों जो अन्य बातों के अलावा धर्म में तांत्रिक विशेषताओं का भी जन्म हुआ या उदय हुआ, ये भी देखना है। महायान धर्म विकृत होकर मंत्रयान, महायान धर्म, हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म के दो वर्गों में विभाजित हो गया था। तो ये जो महायान धर्म था विकृत होकर मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान जैसे तंत्र संप्रदायों का आधार बन गया। आप देखेंगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का एक जो शाखा है जिसमें तांत्रिक धर्म या तांत्रिक विशेषताओं को देखने को मिलता है, क्या है, वज्रयान है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है अपने बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो यशो अगला टॉपिक है, यशो पॉइंट है कि यशो वर्मन के दरबार में भवभूति नामक प्रसिद्ध नाटककार रहते थे। भवभूति क्या थे, नाटककार थे। किसके दरबार में, यशो वर्मन के दरबार में रहते थे। इन्होंने मालती माधव और उत्तर रामचरित तथा महावीर चरित नामक नाटक लिखे हैं। ये तीनों किताबों को ध्यान रखना है। भवभूति के बारे में देख लिए। आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। कुछ सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है, ये भी देख लेते हैं।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयों का आविर्भाव हुआ। इसके पीछे आप भी देखेंगे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सामंतवाद या भूमि दान देने की परंपरा भी एक कारण रही है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयों का आविर्भाव के पीछे क्षेत्रीय भाषा के बीज, इसके पीछे भी मैंने बताया ना, सामंतवाद एवं भूमि दान देने की परंपरा भी एक बैकग्राउंड एक कारण रहा होगा। दृष्टिगोचर होते क्षेत्रीय भाषाओं के बीच भी दिखते हैं। धर्म में देखते हैं, पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म के अभिन्न तत्व बन गए। ये पूजा और भक्ति में हमें तंत्रवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, बुद्ध एवं जिन को विष्णु का अवतार माने जन, एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला बुद्ध एवं जिन को। अभी तक तो इनका स्वतंत्र एक धारा चल रही थी, लेकिन अब एक मतलब ऐसी विचारधारा आई कि बुद्ध एवं जिन मतलब जैन के, जो जैन के तीर्थंकर थे, इनको कहा गया कि ये विष्णु के अवतार थे। मतलब विष्णु के अवतार मानने का मतलब कि इनका धर्म हिंदू धर्म से ही इनका उदय हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी कहीं ना कहीं दोनों धर्मों में आपको कुछ पतन की स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि इनको हिंदू धर्म का ही एक रूप मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था अवतारवाद की परिकल्पना आई। आगे देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का। आज हमने देखा गुप्तोत्तर काल का विकास कैसे हुआ, उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पहलुओं को देखा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो भी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। और हमारे नोटबुक आईएएस परिवार आप प्रतिबद्ध है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि करंट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो डेली करंट आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको एक मतलब कि सम्यक जानकारी मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।